Good morning students, welcome to CR International School online study system. Students, as you know, we have done the first part of the chapter, our second chapter named A Gift of Chappals. और फर्स्ट पार्ट के एंड में हम क्या पढ़ रहे थे, है ना? हमने ये पढ़ा था कि जो रवि है वो मृदु को किटन के नाम के बारे में एक मतलब मन गढ़ंत कहानी बताता है ना? वो बताता है ना उसको कि उसका नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई कैसे पड़ा, ये बता रहा होता है उसको, है ना? उसी दौरान क्या होता है कि उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है ना? जिसे सुनकर वो कीटन है ना, वो भी एकदम से चौकन्ना हो जाता है, डर जाता है वो भी, और जो मृदु है वो चौकन्नी हो जाती है एकदम से। जब मृदु रवि से पूछती है कि क्या कौन सी कैसी आवाज़ है ये, तब रवि और मीना उसे बताते हैं कि ये जो है लल्ली की वायलिन सीखने की आवाज़ है। जो लल्ली है वो घर पे वायलिन बजाना सीख रही है तो उसकी आवाज़ है, और जो म्यूजिक मास्टर हैं वो उसे ये वायलिन बजाना सिखाने के लिए ना घर पे आते हैं। तो उन दोनों का मतलब कंपेयर भी कर रहे हैं वो, है ना? फिर उसी दौरान वो क्या करते हैं आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट अप मतलब रेंगना, धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की तक गई, मतलब नीचे झुक के चलते हुए, है ना? लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration, है ना? कि जो लल्ली है वो थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी जब उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो, ठीक है ना? और अवेकवर्डली होल्डिंग मतलब बेकार से तरीके से, सही तरीके से नहीं पकड़ रखा था, बड़े अजीब तरीके से कहने का मतलब है। होल्डिंग मतलब पकड़े हुए थी, किसको? वोयलिन को, है ना? एंड बो स्ट्रिंग, है ना? और वो जो और वोयलिन के जो तार है ना, बो स्ट्रिंग, उनको भी मतलब उसने बड़े अजीब तरीके से पकड़ रखा था। हर एल्बोज जटिंग आउट, और उसकी कोहनी बाहर को निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी जो आंखें हैं बड़े ध्यानपूर्वक मतलब बड़े ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर उधर देख रही थी, मतलब आंखें चमक रही थी उसकी बड़े ध्यान से जब वो देख रही थी उधर। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसके बिल्कुल सामने जिनका मतलब जिनकी पीठ जो खिड़की की तरफ थी, है ना? खिड़की की तरफ पीठ किए हुए जो बैठे हुए थे उनके बिल्कुल सामने वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। वो म्यूजिक मास्टर के मतलब एक बोनी फिगर क्या होता है? बोनी फिगर का मतलब होता है कि जैसे मतलब दुबला पतला, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल दुबला पतला जो आकृति थी म्यूजिक मास्टर की वो थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो म्यूजिक मास्टर हैं वो लल्ली के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, और लल्ली का जो फेस है ना, लल्ली का जो फेस है वो किस साइड था, किस तरफ था? खिड़की की तरफ था, विंडो की तरफ, है ना? और म्यूजिक मास्टर उसके बिल्कुल सामने थे, तो उनकी जो पीठ है वो विंडो की तरफ थी, है ना? तो इसलिए कह रहा है वो बिल्कुल दुबले पतले थे, इसलिए उनको बोनी फिगर बोल रहे हैं, ठीक है? आगे देखो, ही हैड अ मोस्टली bald head with a fringe of old black hair falling around his ears and an old fashioned tub। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है उनके बारे में, वो म्यूजिक मास्टर जो है उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि उनका जो सिर है उस पर बाल्ड मतलब लगभग उन पर बाल नहीं है, ठीक है ना? बाल नहीं है, बिना जैसे गंजा जिसको हम बोल देते हैं, है ना? बाल नहीं है उसके सिर पर, लेकिन उसके कान के ऊपर चारों तरफ बाल हैं और जो बिल्कुल काले हैं और उन पे तेल लगा हुआ है ना? और एक मतलब चोटी भी है पीछे, उन्होंने एक चोटी छुड़वा रखी है, पुराने फैशन की एक चोटी, जैसे आपने देखा होगा अब भी काफ़ी लोग ऐसे छुड़वाए रखते हैं पीछे चोटी जो है ना, गांठ मार के उसको ऐसे छोड़ देते हैं पीछे एक चोटी, है ना? इस तरीके से। आगे देखो, अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और कह रहा है कि एक सोने की चैन चमक रही थी उसके। लेदरी क्यों बोला है? लेदरी नेक मतलब क्या? जैसे लेदर का मतलब तो चमड़ा होता है, लेदरी नेक का मतलब क्या है यहाँ पर? लेदरी नेक का मतलब है
कि चमड़े की तरह, मतलब बिल्कुल जैसे चमड़ा होता है ना, बिल्कुल गुलझट टाइप में होता है ना, मतलब झुर्रियादार, जो जैसे वो एज्ड हैं तो जैसे झुर्रियां हैं गर्दन के ऊपर, तो इसलिए कहा है उसने कि लेदरी नेक, है ना, चमड़े की तरह गर्दन जो है उसके चारों तरफ एक सोने की चैन जो है वो चमक रही है। गॉट इट। आगे देखो क्या बोलता है, एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे की अंगूठी उसके हाथ में चमक रही है, ठीक है ना। कैसे, एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वॉयलिन, जैसे वॉयलिन की जो स्टीम मतलब कि जो वो छड़ी है ना, जैसे वॉयलिन बजा रहे हैं, तो जब वो उनको ऊपर नीचे करते हैं वॉयलिन बजाने के तरीके से, वो एक्शन तो पता है ना आपको कैसे किस तरीके से बजाया जाता है ना, देखा होगा आपने टीवी में, है ना। वैसे तो जैसे वो बजा रहा है ना, तो जो उसके हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे जब जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी उंगली में जो डायमंड रिंग है वो पहन रखी है, तो वो चमक रही है, ठीक है। आगे देखो, अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। अब वेस्टी यहाँ पर क्या है भाई, वेस्टी का मीनिंग, वेस्टी है यहाँ पर धोती, ठीक है, धोती जो धोती पहनते हैं ना, धोती मतलब तमिल में धोती को वेस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो सुनहरे बॉर्डर वाली, गोल्ड बॉर्डर मतलब सुनहरे बॉर्डर वाली, जिसका जो किनारा है वो सुनहरे रंग का है, तो वो धोती जो है, अब क्या बोल रहा है उसके बारे में, कह रहा है कि उस धोती के नीचे से उन्होंने पैर अपना बाहर निकाल रखा है, तो कहता है कि एक बड़ा सा पैर उनके सुनहरे बॉर्डर वाली धोती के किनारे के नीचे से बाहर निकला हुआ है, उन्होंने अपना पैर आगे रख रखा है, ठीक है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रैमनी बिग टो, और फिर वो क्या कर रहे हैं, जैसे वो वॉयलिन बजा रहे हैं ना, तो उनका जो पैर का जो वो है अंगूठा है ना, तो उसमें क्या है कि वो जब वो बजा रहे हैं ना वॉयलिन को, तो उसके साथ साथ पैर का भी एक्शन चल रहा है, मतलब कि वो जो बार बार है ना अपने पैर को ऐसे हिला रहे हैं, तो उनके पैर का जो लंबा जो अंगूठा है ना, वो बार बार जो फर्श है उसके ऊपर वो उसको ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो रगड़ रहा है फर्श को, कहने का मतलब है बार बार अपने अंगूठे को भी फर्श के ऊपर ऐसे घसीट रहे हैं वो इधर उधर, जब वॉयलिन बजा रहे हैं तो उसके साथ साथ पैर का भी एक्शन चल रहा है उनका, है ना। ओके, गॉट इट। अब देखो आगे, ये तो डिस्क्रिप्शन था म्यूजिक मास्टर का, है ना। आगे देखते हैं, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ धुन बजाई, कुछ धुनें बजाई वॉयलिन पर, है ना। लल्ली स्टैम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और लल्ली जो है, स्टम्बल्ड मीन्स है जैसे लड़खड़ाना या चूक जाना, तो लल्ली जो है वो भी वैसी ही धुनें बजाने की कोशिश कर रही है वॉयलिन पर, लेकिन वो उसका पीछा करते अपने वॉयलिन पर, जैसे उनका पीछा कर रही है वैसी धुन बजाने की कोशिश कर रही है, तो चूक जाती है, मतलब उससे उस तरह की धुन नहीं बज रही है, तो मतलब लड़खड़ाते हुए, कहने का मतलब है लड़खड़ाते हुए, जो कि लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो कि पूरी तरह से हेल्पलेस मतलब असहाय, और अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है, मतलब दुखी सी, परेशान सी है, जो अपने हाथों से परेशान है, कहने का मतलब है कि उसके हाथ जो हैं वॉयलिन पर वो वैसी ही धुन बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ वैसे चल नहीं रहे, तो इस तरह से हेल्पलेस होकर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए या भूल चूक करते हुए उस तरीके से वॉयलिन को उनके पीछे पीछे वैसी ही धुन बजाने की कोशिश करती है। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible text of the melody। कह रहा है कि कितना अंतर है, जो म्यूजिक मास्टर है जब वो धुनें बजाते हैं तो उनकी जो धुन है वो ऐसे लगती है जैसे कि एक बड़ी मधुर जो ट्रैक है, ठीक है ना, मधुर जो है ट्रैक है, उसके ऊपर बड़ी ही स्मूथली, बड़े आराम से धीरे धीरे चल रही हैं, फ्लोट अप मतलब तैर रही हैं बड़ी धुनें, ऐसे लगता है जब म्यूजिक मास्टर वॉयलिन को बजाते हैं तब, है ना। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग सॉरी। तो कैसे लग रहे हैं जब वो धुन बजा रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल एकदम अपने मतलब पटरियों पर एकदम फिट है, और बिल्कुल धीरे धीरे मतलब बड़ी स्मूथली,
है ना, और वीजिंग अलोंग मतलब धीरे धीरे जो है वो पटरियों पर चल रही हैं, मतलब उनकी जो धुनें हैं वो बिल्कुल स्मूथली और बहुत ही सुंदर, सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। कहने का मतलब है कि म्यूजिक मास्टर जब वायलिन को बजा रहे हैं तो उनकी धुनें ऐसे लगती हैं जैसे कि मधुरता रूपी जो पटरी है ना, उसके ऊपर जो धुनें हैं सनसनाहट के साथ चली जा रही हैं, ट्रेन की तरह, है ना, ऐसे लग रहा है। एज रवि सेड, जैसे कि रवि ने कहा। जब रवि ये सारी चीज़ें बोल रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब रवि ने उनकी धुनों को, वायलिन बजाने के तरीके को ट्रेन से कंपेयर कर दिया है। ट्रेन में तो आप बैठे ही होंगे ना, जब ट्रेन एकदम फास्ट चलती है ना, तो एक सनसनाहट की आवाज़ आती है और बिल्कुल लाइट एकदम चलते जाती है ना, तो इसलिए उसका मतलब कंपैरिजन कर रहा है ये उसके साथ, है ना, कंपेयर कर रहा है उसको, है ना। मृदु स्टेयर्ड एट दैट यूज bearing hand moving effortlessly up the violin's stem making lovely music। और जब रवि ने ये कहा तो उस समय मृदु क्या है, स्टेयर्ड एट, स्टेयर्ड मतलब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, बड़े ध्यान से देख रही है। कहाँ पर मृदु, कहाँ पर देख रही है मृदु? उन म्यूजिक मास्टर के बड़े और बीरिंग मतलब अंगूठी पहने हुए उस हाथ को देख रही है, जो हाथ जो है, जो वायलिन की स्टिम को मतलब स्टिक को पकड़े हुए हैं ना, और बड़े ही एफर्टलेसली मतलब बिना किसी प्रयत्न के वो बड़े ही अच्छे तरीके से मतलब अप डाउन घूम रहे हैं वायलिन के तारों के ऊपर, ठीक है ना, और सुंदर म्यूजिक जो है वो बजाते हुए, मतलब सुंदर धुन बनाते हुए। उसका जो हाथ है वो अंगूठी वाला जो बड़ा हाथ है म्यूजिक मास्टर का, तो वो उस पर बड़े आराम से घूम रहा है, मतलब उस स्टिक को पकड़े हुए बिना किसी प्रयत्न के, है ना। देखो जब हम कोई चीज़ शुरुआत में कोई भी वाद्य यंत्र जब हम बजाना सीखते हैं तो हमसे काफ़ी गलतियां होती है, लेकिन जब परफेक्ट हो जाते हैं तो हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, है ना, ऐसे हैबिचुअल हो जाता है, हमारा हैंड भी उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो ऐसा ही सब उसके साथ है। तो जो मृदु है उनको बड़े ध्यान से देख रही है। उसी दौरान क्या होता है, स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डी रेलिंग अगेन, फिर अचानक से स्क्वैक की आवाज़ आती है, मतलब जो लल्ली है वो भी बजाने की कोशिश कर रही है ना पीछे पीछे, तो अचानक से फिर वो जो धुन है उस धुन से वो क्या हो जाती है, वो फिर धुन जो है भूल जाती है ना, स्टम्बल्ड हो जाती है। तो क्या होता है, तो उसको कह रहा है कि अब लल्ली जो है दोबारा से उसकी जो धुन की जो गाड़ी है वो दोबारा से पटरी से उतर गई। उसी दौरान क्या होता है आगे देखते हैं। अम्मा केम अ व्हील फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। उसी दौरान क्या होता है, जब बच्चे जो हैं बड़े ध्यान से उनको देख रहे हैं, तो उसी दौरान गेट से एक आवाज आती है। व्हील मतलब, अब व्हील का मतलब क्या है? व्हील का मतलब है जैसे रिक्वेस्टिंग वे में, प्रार्थना के स्वर में, या फिर यूँ कहो कि दया के स्वर में एकदम से एक आवाज आती है, जैसे बैगर आवाज नहीं लगाते हैं, है ना, इस तरीके से। और क्या बोलता है वो, अम्मा ओ, अम्मा को बोल रहा है, अम्मा को आवाज लगा रहा है, ठीक है ना। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर, तो उसकी माँ एकदम से चिल्लाती है, रवि उस भिखारी को यहाँ से भेज दो। फ्रॉम द बैक बरामदा, जो कहाँ पर है उसकी माँ जो है वो पीछे बरामदे में जो है वो वहां से बोलती हैं। वेयर, वहां पर क्या कर रही हैं वो, सी वो चैटिंग विद तापी, जो कि वहां पर उसकी माँ जो है वो क्या कर रही है, तापी के साथ, मतलब जो मृदु की ग्रैंड मदर है ना, उनके साथ क्या कर रही है, बात कर रही हैं। तो वहीं से वो आवाज लगाती हैं, रवि को बोलती हैं, उसको ऑर्डर देती हैं, ठीक है ना, कि उसको भेज दो बैगर को। वो बैगर की वेल है, मतलब जैसे कि रिक्वेस्टिंग वे में बैगर बोलते हैं, ठीक है। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनोदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती और तापी मतलब दोनों में हमने पढ़ा था कि ग्रैंड मदर ग्रैनी दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसकी भी ग्रैंड मदर है और उसकी भी, वो भी दोनों बैठी हुई हैं। तो जो पाती है मतलब कि मृदु की जो ग्रैंड मदर है वो तापी को एक्सप्लेन करती है, उस भिखारी के बारे में बोल रही है कि ये जो है पिछले सप्ताह से लगातार मतलब रोजाना यहाँ आ रहा है
और अब उसका टाइम हो गया है कि अब उसे कोई दूसरा घर देखना चाहिए भिक्षा के लिए, भीख के लिए कोई दूसरा घर देखना चाहिए, मतलब किसी दूसरे घर में जाना चाहिए। लगातार पिछले सप्ताह से रोज याद रहता है, वो ये बोल रही है उसको, है ना। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। और जब रवि को ये आदेश मिला, उसकी माँ जब ये बोल रही है, उसको ऑर्डर दे रही है, कहने के लिए बोल रही है, तो रवि चल देता है वहां से। उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी चली जाती है ना। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। और उस समय तक जो भिखारी है वो बगीचे में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम मतलब अपने क्या करने के लिए, मतलब क्या अपने जैसे अपना घर समझे बैठा था ना, लगातार पिछले सप्ताह से आ रहा था, है ना। तो अपना घर समझकर वो बगीचे में पहले ही आ चुका था, जैसे कि उसका रूटीन सा बन गया हो, आके वहां उस गार्डन में बैठ जाना सॉरी। He had spread his upper cloth under the neem tree। एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे वो अपने ऊपर जो उसने कपड़ा जो डाल रखा है अपने ऊपर टावल टाइप में या जो भी कुछ है, उसको नीम के पेड़ के नीचे वो फैला लेता है, बिछा देता है। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। लीनिंग मतलब सहारा लेकर, उसके तने का सहारा लेकर वो वहां पर बैठ जाता है। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। और स्पष्ट रूप से, apparently means स्पष्ट रूप से, prepared वो तैयार हो रहा है किसके लिए, little snooze मतलब एक थोड़ी सी झपकी लेने के लिए, नींद लेने के लिए। while मतलब जब तक कि, जिस दौरान, या जब तक कि he waited for the, और जिस दौरान वो क्या कर रहा है, arms मतलब क्या होता है, भीख, ठीक है ना। जिस दौरान वो भीख का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, आने का इंतजार कर रहा है, तो उसका इंतजार करते हुए वो स्पष्ट रूप से तो थोड़ी झपकी लेने के लिए वहाँ तैयार है। कि जैसे धूप है तो मान लो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया है कि भाई कुछ आएगा खाने पीने के लिए, घर के लोग कुछ देंगे, तब तक वो थोड़ी सी नींद लेने के लिए वहाँ पर तैयार हो गए। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। रवि ने बड़ी कठोरता के साथ उसे कहा, चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। कहता है कि मेरी जो दादी हैं वो कहती हैं कि अब तुम्हें कोई और घर देखना चाहिए भिक्षा के लिए, अब किसी और घर में जाना चाहिए। द बैगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली, ठीक है ना, और खोलकर उन बच्चों को बारी बारी से, मतलब तीनों बच्चों को उसने बड़े ध्यान से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड। उसने कहा कि इस घर की औरतें, एट लास्ट अंत में, इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग मतलब भावनाओं से भरी हुई आवाज में वो कहता है, आर वेरी काइंड सोल्स बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। मतलब इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैड केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन द जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। कि मैंने अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, दोनों को ही, जेनरसिटी मतलब इनकी दयालुता पर, पूरे सप्ताह के लिए इनकी दयालुता पर अपनी आत्मा और अपने शरीर को मैंने छोड़ दिया है ना। कहने का मतलब है कि मैं पूरे सप्ताह के लिए अब इनके ऊपर ही डिपेंड हूँ, क्योंकि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु हैं, मुझ पर दया दिखाती हैं और मुझे रोजाना भीख देती हैं, इसलिए। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। फिर कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे जाने के लिए कहेंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस। वो फिर ही रेज्ड हिज वॉइस। वो अपनी आवाज को और जोर से, मतलब आवाज लगाता है और जोर से बोलता है। कहता है, अम्मा अम्मा। ओ सैड हिज वेल माइट बी। फिर दोबारा से आवाज लगाता है कि अम्मा, ओ अम्मा। शायद सैड मतलब उदासी से भरी हुई, ठीक है ना। हिज वेल मतलब अब की बार जो उसकी पुकार है, जो उसकी आवाज है, जो उसकी प्रार्थना है, उसमें शायद अब की बार जो उदासी है, सैड मतलब उदासी हो सकती है। बट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। लेकिन निश्चित रूप से कमजोर बिल्कुल नहीं, है ना। थोड़ी उदासी लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं, है ना। कहीं उसको मतलब होप है, आशा है कि शायद भीख मिल जाएगी मुझे, इसलिए। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली।
और उसी दौरान क्या होता है, क्योंकि उसने सुबह से शायद कुछ खाया नहीं है, तो कहता है कि इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड, मतलब विदर्ड बैली मतलब खाली पेट, उसका जो खाली पेट है ना, तो रंबल मतलब कि गड़गड़ाहट की आवाज़, जोर से वो गड़गड़ाहट की आवाज़ एकदम से उसके पेट से एकदम से आनी शुरू हो जाती है। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, जो कि उसके मुंह के माध्यम से मतलब बाहर आ रही है ना, जैसे खाली पेट है तो गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है उसके पेट से आ रही है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल चीविंग, और उसके मुंह से बाहर आ रही है। और उसके मुंह का इसने डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है कि उसके जो बचे हुए जो दांत थे, ठीक है ना, जो स्टेन ब्राउन, जो कि बीटल चीविंग मतलब पान चबाने से क्या हो रहे हैं, वो उन पर मतलब वो पान चबाने से क्या हो गए हैं, स्टैंड मतलब धब्बेदार हो गए हैं। तो उन दांत वैसे वो कुछ दांत जो बचे हुए हैं, तो उस मुंह से वो आवाज़ क्या है वो बाहर आ रही है। उससे पता चल रहा है कि उसे वो भूखा है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। ओके, गॉट इट नाउ। फिर क्या होता है देखते हैं, उसको भीख मिलती है या नहीं है, ये क्या होता है, ठीक है, आगे देखते हैं। रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी एंड ही हैड नोट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। अब वो जो है साउंडेड फेड अप मतलब फेड अप का मतलब क्या हो जाता है, तंग आ जाना। उसकी आवाज़ से तंग आके वो एकदम से बोलती है रवि को कि रवि उसे कह दो कि रसोई में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मतलब सारा खाना जो है वो खत्म हो गया। रुक्मणी उसको बोल रही है अपने बेटे को कि उसको ये कह दो, ठीक है ना, और उसको ये भी बोल देना कि अब दोबारा यहाँ न आए। उसने ये बोल दिया उसको। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को जो उसकी माँ ने जो भी कुछ बोला था उसको बेगर के सामने दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जो भी कुछ उसकी माँ ने कहा था वो बड़ी आसानी से उन सभी ने सुन लिया था। मतलब वहां तक आवाज पहुंच गई थी, जब रवि तक पहुंच गई तो रवि वहीं पर खड़ा हुआ है तो उस तक भी पहुंच गई, तो रवि को कहने की जरूरत पड़ी ही नहीं। देयर अंडर द नीम ट्री, मतलब जहां नीम के पेड़ के नीचे वो सब खड़े हुए हैं, बच्चे तीनों खड़े हुए हैं, भिखारी भी बैठा हुआ है। तो जब उसकी माँ वहां से आवाज लगा रही है तो उसे भी सुनाई दी, तो रवि को दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उसे जाने के लिए बोल दिया। द बैगर सेट अप एंड साइड, जो बैगर है वो बैठ गया और उसने साइड मतलब गहरी सांस भरना, ठीक है ना, उसने गहरी सांस भरी और वो क्या कहता है, आई विल गो ही सेड वेयरली, मतलब थकी हुई एक आवाज में, उदासी भरी आवाज में, थकी हुई आवाज में वेयरली उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे यहाँ पर इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने दो। क्यों कहता है ये, द सन इज सो हॉट द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म है, कहने का मतलब है बहुत तेज गर्मी है, बहुत धूप है, और जो रोड का जो तार कोल है ना वो क्या हो रहा है, पिघल चुका है, वो पिघल रहा है, इतनी तेज गर्मी है, बहुत तेज धूप है ना। आपने देखा होगा ना, आप देखो कितनी धूप है, बहुत तेज धूप है ना, बहुत गर्मी है। तो आप जैसे ही अगर आप बिना चप्पल के अगर जाओगे आप छत पे या कहीं भी बाहर जाओगे तो बहुत तेज गर्मी होती है, तो जो रेत मिट्टी या जो फर्श है ना, या छत पे या कहीं भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आपके पैर जलते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे यहाँ थोड़ा आराम करने दो, क्योंकि बहुत तेज धूप है और जो सड़क है ना, जो रोड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पैर हैं उनमें पहले ही, ब्लिस्टर्ड मतलब फाले हो जाना, छाले जो हो जाना, छाले हो चुके हैं, छाले हो गए हैं धूप की वजह से, नंगे पैर चलने से, बगैर चप्पल के, है ना। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। स्ट्रेच्ड मतलब ही स्ट्रेच्ड, उसने फैलाए, आउट हिज फीट, अपने पैरों को उसने फैलाया, दिखाने के लिए, उन बच्चों को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, जो बड़े बड़े गुलाबी रंग के जो फूले हुए, ठीक है ना, वो ब्लिस्टर्स थे, वो छाले थे, जो उसके पैरों, जो बगैर चप्पल के जो उसके पैर थे ना, बेयर फीट मतलब नंगे पैर,
चप्पल नहीं थी ना उसके पास, कुछ पहनने के लिए था नहीं, तो उसके जो पैर थे नीचे से, तो छाले जो है वो उसने दिखाने के लिए बच्चों के सामने अपने पैर जो है आगे की तरफ फैलाए, उन बच्चों को दिखाए, है ना। आई सपोज he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु स्पर्ट टू मीना एंड रवि। तो जो मृदु है, स्पर्ट मतलब धीरे धीरे बोलना, मीना और रवि से धीरे धीरे से उसने कहा, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। फिर मृदु जो है उनसे ये भी पूछ रही है कि क्या घर में कोई पुरानी चप्पलों का कोई जोड़ा पड़ा हुआ है। आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। कहता है कि लेकिन मेरे जो पैर हैं वो तो इतने छोटे हैं कि मतलब मेरी जो चप्पलें हैं वो तो उसके पैरों में आएगी नहीं, मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, और नहीं तो मैं उन्हें दे चुका होता, मतलब दे देता अगर मेरी चप्पलें उसके पैरों में फिट आती तो, है ना। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके जो पैर हैं मृदु और मीना से भी बड़े थे, है ना। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब बेगर ने क्या किया, अपना ऊपर वाला जो कपड़ा है जो बिछा लिया था ना उसने, है ना, उसके ऊपर वो बैठ गया था, तो उसने उस कपड़े को झाड़ा एकदम से और अपनी धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, मतलब धूप को देखने के लिए, जैसे हम अगर ऐसी धूप में हमें बाहर जाना पड़े, है ना, तो हम देखते हैं ना, अरे भाई बहुत तेज गर्मी है, इस तरीके से उसने भी ऊपर की तरफ देखा। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और डरते हुए, एक डर के साथ, ठीक है ना, एक डर से भरी हुई दृष्टि के साथ उसने रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, कौन सी रोड, जो कि ग्लीमिंग क्या है, चमक रही थी, दोपहर की गर्मी से, धूप से जो रोड चमक रही थी उसकी तरफ उस भिखारी ने एकदम से देखा, है ना। ओके बच्चों, गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज, you have to find out the answers of the following questions. Okay, so the first question is describe the music teacher as seen from the window। मतलब जैसे कि खिड़की से जो म्यूजिक टीचर जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, तो उनका वैसे डिस्क्रिप्शन आपको अपने शब्दों में करना है चैप्टर को रीड आउट करने के बाद। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स। कि किस बात को देखकर या किस चीज ने मृदु को, मतलब मृदु ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि जो बेगर है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। अपनी चिंता को दिखाने के लिए वो उनको क्या सुझाव देती है, रवि को और मीना को क्या सुझाव देती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओके, गॉट इट, हैव अ नाइस डे। ओके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.